जय हिंद और जोहार। आज काफी दिनों बाद मैं अपने पुराने केस स्टडीज वीडियोस के साथ आप लोगों के बीच वापस आ रहा हूं। और वापस आना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि आज हमारा राज्य एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। जी हां साथियों, हमारे राज्य में बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है। राज्य के उच्च न्यायालय ने लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और होम मिनिस्ट्री से यह जवाब मांगा है कि आखिर झारखंड में इतनी तेजी से बांग्लादेशियों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। लेकिन हर कोई मौन है, हर कोई शांत है। आज राज्य की इतनी बड़ी परेशानी को, देश की इतनी बड़ी परेशानी को देश की आम जनता, राज्य की आम जनता जानते ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड समेत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैसे प्रवेश करते हैं, उन्हें प्रवेश करने में कौन सहायता करता है। पूरे इस सिस्टम को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जा सकता है। आज जितनी तेजी से झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं, तो यह सवाल बनना लाजमी बन जाता है कि क्या झारखंड को बांग्लादेश भारत से छीन लेगा। और आज की यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी एक सतर्कता आएगी, एक सक्रियता आएगी। तो आइए हमेशा की तरह कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोगों को आज से 55 साल पीछे जाना होगा, वर्ष 1971 से पहले तक। वर्ष 1971 के पहले आप लोगों को याद होगा साथियों कि जब देश का बंटवारा हुआ था, देश जब हमारा आजाद हुआ था, तो दो देशों में बंट गया था, एक पाकिस्तान और एक हमारा भारत। पाकिस्तान के उस समय जब देश का बंटवारा हुआ था, दो हिस्से हुए थे, एक था पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। यानी कि जब पाकिस्तान बना था दो अलग अलग टुकड़ों में बना था। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ ये जो पश्चिमी पाकिस्तानी थे, ये हमेशा जुल्म किया करते थे। और एक इनका रूल आता है, एक पॉलिसी आता है कि ये उर्दू को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, लेकिन इस साइड के जो पाकिस्तानी थे वो बांग्ला को अपनी मातृभाषा मानते थे। जिस वजह से साल 1971 के बीच में एक लिबरेशन वॉर होता है और उसी वॉर के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म होता है। इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। जब मैंने अल्बर्ट टिक्का की कहानी बताई थी, वहीं पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे आखिर पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना था। ये जो बांग्लादेश आज वर्तमान में वर्चस्व में है, भारत ने ही बांग्लादेश को बनने में, एक देश बनने में भारत ने ही इसे सहायता प्रदान की थी। लेकिन आज बांग्लादेशी ही जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। खैर, शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। 1971 के दौरान जब बांग्लादेश में यह विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ, बांग्लादेश के लोग ये डिमांड करने लगे कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, तो उस समय उनको रोकने के लिए, इन आंदोलनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया जाता है, जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे काला संदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानियों के द्वारा जिस प्रकार से ऑपरेशन सर्च लाइट को शुरू किया गया था और जो बांग्लादेशी लोग अपने अलग देश की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करते थे, धरना करते थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके पाकिस्तानी आर्मी मार रही थी और इसी का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इसको रोकने के लिए बांग्लादेशी की तरफ से एक सेना बनती है, इनके वहां के लोकल लोगों की एक सेना बनती है, मुक्ति वाहिनी। और आगे चल करके आपको पता है कि जब भारत से मदद मांगते हैं बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान का हेल्प करने के लिए देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनका साथ देती है। और ये जो मुक्ति वाहिनी है, इनको पूरा ट्रेन करने का काम इंडियन आर्मी करती है। आगे चल करके इंडियन आर्मी के हेल्प से ये मुक्ति वाहिनी जो है लिबरेशन वॉर को छेड़ देती है। और लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी जहां बांग्लादेशियों को मार रहे थे, जैसे भारत की एंट्री होती है इस वॉर में, इंडिया पाकिस्तान का वॉर उसके बाद होता है। और इस इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बुरी तरीके से पराजय का सामना पाकिस्तानियों को करना पड़ता है। उनकी हजारों की सेना घुटने टेकती है और अंततः जब पाकिस्तान की भारत से हार होती है और इंडिया बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करता है, उस संदर्भ में पाकिस्तान घुटने टेकती है और बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के लिए राजी हो जाती है। तो यहां से कुछ कहानियां स्टार्ट होती है। तो इसी दरमियान जब बांग्लादेश में ये लिबरेशन वॉर चल रहा था और लोग मारे जा रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग मारे जा रहे थे, पाकिस्तान का कत्लेआम चल रहा था, उस समय जो बांग्लादेश के लोग थे, उस समय बांग्लादेश के लोग, कोई बॉर्डर तो उस समय कुछ खास था नहीं, एकदम नॉर्मल सा बॉर्डर था, तो उस समय बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल, झारखंड, जो इनसे सटे हुए इलाके थे, जो भारत में प्रवेश करने के लिए जो भी सामने के रास्ते थे, उन रास्तों से प्रवेश करके कोई मेघालय चला गया, कोई पश्चिम बंगाल चला गया और झारखंड चला गया। इसमें से पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी लोग जो है पश्चिम बंगाल की तरफ प्रवेश करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला वर्तमान समय तक झारखंड में लंबा होता चला गया। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो नक्शा है, यहां पे मैं आप लोगों को मिटा के दिखाऊं तो ये वाला इलाका झारखंड का बहुत ही संवेदनशील है। एक पतली सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, मात्र लाइन 40 किलोमीटर लंबी है। यह 40 किलोमीटर लाइन को क्रॉस करके ही बांग्लादेश जो है झारखंड के पाकुड़ जिले तक पहुंच जाते हैं, जो इनका सबसे नजदीकी पड़ता है।
जो सबसे करीबी पड़ता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 1971 ईस्वी से पाकिस्तानियों के आतंक की वजह से जो बांग्लादेशियों का घुसपैठ भारत में हो रहा था, वो वर्तमान समय तक जारी है। अब आप लोगों का यह सवाल होगा कि जब पाकिस्तान से हट करके बांग्लादेश एक अलग देश बन ही गया, तो आखिर क्यों आज के डेट में भारत में बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं? देखिए, आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश एक गरीब देश है। वहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, निर्धनता बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है। तो उस गरीबी से, उस निर्धनता से, उस भुखमरी से बचने के लिए वहां के लोग बांग्लादेशी घुसपैठी भारत की तरफ प्रवेश करते हैं। अब आप लोगों का कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि अरे सर, भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है? मैं आपको बता दूं साहब, आपकी देश की आबादी पहले से ही 140 करोड़ से ज्यादा है। तो अब अगर आबादी बढ़ेगी ना, तो आपका हक मारा जाएगा। और दुनिया का कोई भी ऐसा पॉपुलेशन कंट्री, चीन में आबादी कम है क्या? तो क्या वो किसी और देश के नागरिकों को अपने देश में पनाह देगा क्या? इससे आप लोगों का हक मारा जाएगा, आप लोगों के अधिकारों को मारा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यही बांग्लादेश एक ऐसा, इसी सिविल वॉर की वजह से, यही आपस में मजहबों के अंतरण की वजह से बांग्लादेश एक नया देश बना था। तो किसी अन्य देश के पॉपुलेशन अगर आपके देश में ज्यादा हो जाएगी ना, तो वो एक इलाके को कैप्चर करेगा और वो भी एक अलग देश होने की मांग करेगा। वो भले ही वो 200 साल 500 साल बाद हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये एक नहीं कई देशों के ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने भरे पड़े हैं। उस समय लोग जो भारत की तरफ प्रवेश करना शुरू किए थे, वर्तमान समय तक ये लगातार घुसपैठ जारी। हमारे राज्य के उच्च न्यायालय ने लगातार, जैसे मैंने आपको कहा, कि देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये पूछा है, सवाल पूछा है कि आखिर कैसे इतने सालों से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। जब सीपी राधाकृष्णन हमारे राज्यपाल हुआ करते थे इनसे पूर्व, तब इनका भी एक बयान आया था सामने कि ये बहुत खतरनाक है। राज्य में जिस प्रकार से बांग्लादेशियों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को खास करके प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की पकड़ है अपने राज्य में। केंद्र सरकार भले ही अपना पावर दे सकती है, लेकिन उसको सतर्कता से पूरा करने का काम राज्य सरकार का है। आइए अब समझते हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के पाकुड़ जिले और संथाल परगना के अन्य जिलों में प्रवेश करते हैं। तब से मैं आप लोगों को संथाल परगना बोल रहा हूं। हो सकता है कि झारखंड के बाहर के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। झारखंड के 24 जिलों में से इन 6 जिलों को अलग कर दिया जाए तो यही वाला एक प्रमंडल बनता है, एक डिवीजन बनता है। और डिवीजन के बारे में आप अपने राज्य के संदर्भ में जानते होंगे। तो ये जो झारखंड का डिवीजन है, इनको संथाल परगना बोला जाता है। इसके तहत 6 जिले हैं, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और आपका देवघर। तो ये 6 जिलों को मिलाकर के आपका एक प्रमंडल बनता है, संथाल परगना प्रमंडल। जब संथाल परगना प्रमंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा इधर से पश्चिम बंगाल और यहां पे पाकुड़ के आसपास जब आप देखेंगे तो बांग्लादेश के आसपास, बांग्लादेश के पास सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से इस पाकुड़ जिले के इस क्षेत्र की लंबाई मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है। 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है पाकुड़ जिले से, पाकुड़ जिले के छोर से, कोने से बांग्लादेश के बॉर्डर तक की सीमा मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसी एरिया से बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश करते हैं। ये आपका संथाल परगना का पूरा नक्शा है। देखिए, आप अगर संथाल परगना के बारे में जानते होंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नाम में संथाल है, यानी कि इस प्रमंडल में सबसे ज्यादा संथाल जनजातियों का निवास हुआ करता था। इस प्रमंडल को पाने के लिए संथालों ने अपनी बलिदानें दी है। संथाल विद्रोह भी हुआ है इसके लिए। आपको लग रहा होगा कि यह संथाल प्रमंडल नाम कैसे पड़ा, तो संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप मिला। ये प्रमंडल, ये जो 6 जिले वाला प्रमंडल है, यहाँ पे हमेशा से आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। संथाल समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। और ये इतना खतरनाक प्रमंडल है कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा संघर्ष इस प्रमंडल में राज करने के लिए करना पड़ा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के 24 जिलों में से ये जो 18 जिले हैं, यहां पर सीएनटी एक्ट लगता है, जमीन से संबंधित कानून सीएनटी लगता है। लेकिन इन 6 जिलों के बारे में बात करते हैं, संथाल परगना में बात करते हैं, तो एसपीटी एक्ट स्पेशली लगाया जाना पड़ता है आदिवासियों के लिए। क्योंकि सीएनटी एक्ट आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा क्या है कि जमीन का ट्रांसफर इजी है, लेकिन एसपीटी एक्ट तो ऐसा है जहां पर ना आप जमीन को लीज में दे सकते हैं, ना ही जमीन को आप बेच सकते हैं। कोई प्रोविजन ही नहीं है जमीन को बेचने का। इसलिए ये इलाका इतना संवेदनशील है कि इसके लिए अलग से एसपीटी एक्ट बनाना पड़ा। मैंने एसपीटी एक्ट की पूरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। तो संथाल परगना इतना संवेदनशील था, तो एक ऐसा संवेदनशील इलाका जो सिर्फ संथाल लोगों के लिए रहने के लिए बनाया गया था, जहां पे आदिवासी, आदिम जनजाति समुदाय के लोग जिस परगना से निकल करके आते हैं, आज उसी परगना में किसी अन्य समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, तो यह आश्चर्य करने वाली बात है। जिनसे अंग्रेज डर रहे थे, आज उनको कमजोर करके
बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या उस इलाके में बढ़ रही है, तो यह चिंता का विषय है। तो ये आपका संथाल परगना का इलाका पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा से ये संथाल लोगों के लिए लोकप्रिय हुआ था, संथालों का ही ये गढ़ था। आज भी अगर बात करो तो वहां पर संथाल समुदाय की आबादी का ही वर्चस्व है। लेकिन वर्तमान समय में माहौल कुछ और है। लगातार 1971 से लेकर के आज तक लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको थोड़ी देर में आंकड़ा बता रहा हूं कि कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप जब जानोगे तो आपको खुद चिंता होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके ये लोग नाव के सहारे, बोट के सहारे आते हैं और बोट के सहारे क्रॉस करके ये पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, देवघर, इन सभी संथाल परगना के जिलों में आकर के बस जाते हैं। इनकी एक अलग स्ट्रैटेजी है। बसने के लिए भी इन्होंने पूरा एक जाल बिछा करके रखा हुआ है। इनकी पूरी एक स्ट्रैटेजी है कि बांग्लादेश में आकर के कैसे भारत की नागरिकता लेनी है, कैसे झारखंड में आकर के बस जाना है। शुरू से लेकर के अभी समय तक इनकी एक पूरी टाइमलाइन चल रही है। इनका एक पूरा स्ट्रैटेजी चल रहा है कि कैसे हमें भारत की नागरिकता लेनी है। बांग्लादेशी घुसपैठी सबसे पहले पाकुड़, साहेबगंज, संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। अलग अलग जिलों में से किसी भी एक जिले में निवास करते हैं और वहां के गरीब आदिवासी महिला से विवाह कर लेते हैं। किसी भी तरीके से अपने झांसे में ला करके कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम बंगाली हैं, हम बंगला बोल रहे हैं। देखो, किसी भी तरीके से झूठ करके, फरीब करके, क्योंकि जाहिर सा बात है कि आज भी इंटरकास्ट मैरिज होता है हमारे देश में। जब दोनों अगर हिंदू है बोलेंगे कि ये तो बंगाली है, ये तो कोई मुसलमान है नहीं, तो आदिवासी समुदाय की महिलाओं को ऐसे गुमराह करके या कहीं कहीं पे पैसा दे करके इस तरीके से आदिवासी महिलाओं से विवाह करते हैं ये बांग्लादेशी। और विवाह करने के साथ इनका मेन मकसद यही रहता है कि इनके जमीन को हड़पा जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है। एसपीटी एक्ट में ना ही जमीन को आप किसी को लीज में दे सकते हैं, पट्टे में नहीं दे सकते आप किसी को, ना ही आप जमीन को सेल कर सकते हैं। तो जब जमीन को बेच नहीं सकते, लीज नहीं कर सकते, तो किसी की जमीन को कैसे कब्जा करें? तो ये लोग इतने शातिर हैं कि जमीन का डीड बनवाते हैं और गिफ्ट ले लेते हैं, है ना। गिफ्ट ले लेते हैं और गिफ्ट अलो है। एसपीटी एक्ट के तहत आप गिफ्ट दे सकते हैं अपनी जमीन को। तो वही दहेज के रूप में या गिफ्ट के रूप में आप कहो कि अपनी बेटी को देते हैं और बेटी का जमीन हुआ तो दामाद का भी जमीन हो गया। इस प्रकार से एसपीटी एक्ट के तहत संथाल परगना के जमीनों में बांग्लादेशी घुसपैठी अपना फैक्ट्री लगाते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं और भारत की नागरिकता ले लेते हैं। अब भारत की नागरिकता लेने के लिए दस्तावेज भी होना चाहिए। आपका कहना है कि आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उन सब का भी इंतजाम है। मैं बोल रहा हूं ना कि आज की जो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने खोलूंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। आपने कल्पना नहीं किया होगा कि हमारे राज्य झारखंड में क्या हो रहा है। यहां पर जाली वोटर आईडी कार्ड, जाली आधार कार्ड, जाली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जाली स्कूल का सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, हर एक प्रकार का सर्टिफिकेट जाली तरीके से हो रहा है। आपको पता होगा कि इसी संथाल परगना प्रमंडल में जामताड़ा भी आता है। और जामताड़ा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जामताड़ा साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो जहां पर साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर क्राइम का कैपिटल जहां पर है, तो वहां पर कितने शातिर लोग होंगे जो जाली दस्तावेज बनाने का काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि साल 1951 के दशक में जब यहां पे संथाल समुदाय की जनसंख्या 44% हुआ करती थी, आज की डेट में संथाल परगना में मात्र 28% संथाल समुदाय रह गए। 2016 का यह आंकड़ा बता रहे। अभी तो हो सकता है कि वर्तमान समय तक इन 8 सालों में और कम हुआ होगा। वहीं जब हम मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेशियों के बारे में बात करते हैं, तो 1951 में इन क्षेत्र में संथाल परगना में जहां 10% मुस्लिम हुआ करते थे, 2016 के समय यहां पर 22% से ज्यादा मुसलमान हो गए। तो आप खुद समझो कि इनकी आबादी 2 गुना से ज्यादा बढ़ रही है और वहीं जिनकी आबादी बढ़नी चाहिए थी उनकी आबादी लगभग आधी कम होती हुई नजर आ रही है। तो अगर 50 सालों में यह आंकड़ा अगर आपको दिख रहा है, तो समझो आप 65 सालों में यह आंकड़ा दिख रहा है, तो अगले 65 सालों में क्या होगा? आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पलायन करके जाना भी पड़े। मैं सत्य से आप लोगों को आगाह करा रहा हूं दोस्त। और बताइए, ये अगर सच नहीं है तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है डाटा। मैं कोई बना के तो बता नहीं रहा हूं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वही बातें आपको बता रहा हूं। जब आदिवासियों को यह पता चलता है कि हमारी आबादी संथाल परगना के लोग, जाहिर सा बात है पता तो उनको चलेगा ही, वो भी पढ़े लिखे हैं काफी लोग, भले ही उनका समुदाय पिछड़ा हुआ, लेकिन कुछ लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग तो निकलते ही हैं। तो जब आदिवासी समुदाय के लोगों को पता चलता है कि हमारी आबादी तेजी से घट रही है, तो वो एक पीआईएल दर्ज करते हैं हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज करते हैं और कहते हैं कि देखिए भैया कि हमारी आबादी क्या इतनी तेजी से घट रही है, और दूसरी तरफ बांग्लादेशियों की आबादी, मुसलमानों की आबादी हमारे संथाल परगना प्रमंडल में कैसे इतनी तेजी से बढ़ रही है। हाईकोर्ट जब इस मामले को संज्ञान में लेता है, तो हाईकोर्ट गहन चिंता जाहिर करता है कि यह बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो रहा है झारखंड में, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो रहा है। और इसको सुधारने के लिए हम लोग बिल्कुल भूल रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रही है राज्य सरकार, बिल्कुल इग्नोर कर रही है केंद्र सरकार, जिस वजह से ये पिछले 65 सालों में इतना बड़ा आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि कैसे
आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, उसको आप 2 दिन के लिए पनाह देते हैं या घुस पड़ता है, पता चलता है कि कुछ सालों में आपका जो परिवार का जनसंख्या है वो आधा हो गया और उसकी परिवार की जनसंख्या जो है डबल होगी, तो चिंता लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुछ ऐसा ही मामला हमारे पास हुआ। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की गलती की वजह से, हम लोग तो सीधा गलती ही बोलेंगे, तभी तो ऐसा हुआ है, तो इनकी गलती की वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, चीन के बॉर्डर के पास हम लोग जवान खड़ा कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर के पास वो तो हमारा मित्र है। तो मित्र है तो आप एक काम करो, अपने थाली को आप देते रहो उनको, आपका थाली खा करके वो चला जाएगा और आपके थाली में कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या सही है? क्या ये उचित नहीं है? आप अपना हक अगर किसी को दे रहे हैं तो ये उचित नहीं है, नुकसान आपकी पीढ़ी को पड़ेगा और उनकी पीढ़ी का विकास होगा। होम मिनिस्ट्री को जब कंप्लेन दर्ज करते हैं, हाई कोर्ट कहती है कि होम मिनिस्टर, आपको पता भी है कि नहीं है कि झारखंड राज्य में इतनी तेजी से बांग्लादेशियों का जनसंख्या बढ़ रहा है? होम मिनिस्ट्री तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है सर, लेकिन राज्य सरकार का यह मसला है, राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। होम मिनिस्ट्री इसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाते हैं, जांच में पाते हैं कि टोटल 120 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स है, 120 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं इन बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता देने के लिए। इन संथाल परगना की इन 6 जिलों में हमने बताया कि जैसे आपका जामताड़ा भी पड़ता है, तो जामताड़ा और इत्यादि के साइबर क्राइम के जो अपराधी है वो इस टेक्नोलॉजी को अंजाम देते हैं और कुछ कहीं से लोग बुलाए जाता है। एक पूरा सिस्टम बन चुका है संथाल परगना के फील्ड में कि जहां पर पूरे तरीके से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जैसे मैंने बताया कि स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज के सर्टिफिकेट, हर एक चीज बन रहा है और बांग्लादेशियों को हमारे देश की नागरिकता दी जा रही है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। जब होम मिनिस्ट्री के पास ये बात आती है, होम मिनिस्टर इसका प्रेस रिलीज करते हैं कि 120 से ज्यादा वेबसाइट आ जाती है, जब पूरा इसका हल्ला शुरू हो जाता है, तब आपको समझ में आता है राज्य सरकार इसके लिए एक एसआईटी टीम बनाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है और अपने इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहती है कि भैया बांग्लादेशी जो है पाकुड़ के पास जो 40 किलोमीटर पतला रास्ता है, वहीं से नदी के सहारे, नाव के सहारे बॉर्डर क्रॉस करके पाकुड़ और संथाल परगना प्रमंडल के तरफ प्रवेश करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो झारखंड के पास ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, यही पाकुड़ वाला इलाका है, बांग्लादेश से मात्र 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। यहां पर वो कहते हैं कि अपनी जांच में, होम मिनिस्ट्री के जांच के बाद एसआईटी टीम के जांच के बाद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है कि इस पूरे संथाल परगना प्रमंडल के इस पाकुड़ जिले के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकुड़ जिले में आप इतना समझो कि 2001 में यहां पर संथालों की आबादी 7 लाख थी, 2011 10 सालों में मात्र 2 लाख संथालों की आबादी बढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मुसलमानों की आबादी बोले, बांग्लादेशियों की आबादी बोले, तो 2 लाख इनकी आबादी हुआ करती थी 2001 में, वो अभी बढ़ करके 2011 में सिर्फ पाकुड़ जिले में बात कर रहा हूं 3.5 लाख हो गई। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 75% की वृद्धि हो रही है यहाँ पे बांग्लादेशियों की या इस्लाम समुदाय की। लेकिन यहाँ पे जब आप देखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे मात्र आपको देखने को मिलेगा कि 25% ग्रोथ आपको दिख रहा है, यानी कि 3 गुना रफ्तार से यहाँ पे बांग्लादेशियों की जनसंख्या संथालों की तुलना में बढ़ रही है। तो एक चौंकाने वाला रहस्य। सिर्फ ये पाकुड़ की कहानी नहीं है, संपूर्ण संथाल परगना में अगर बात करें तो 2001 की तुलना में 2011 आते आते 12 लाख टोटल मुसलमानों की आबादी इस क्षेत्र में बढ़ गई। 12 लाख एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और वर्तमान समय तक ये 12 लाख हो सकता है कि 20 को भी क्रॉस कर गया होगा, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई। जनगणना जब होगी तो और भी चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। अपनी जांच में एसआईटी टीम पाती है कि इन संथाल परगना की इन अलग अलग गांव में, जिसमें फरक्का आता है, उधवा आता है, प्यारपुर आता है, बेगमगंज, फुदक्कीपुर, चांदसार, नारायणपुर, प्राणपुर, ये सारे ऐसे गांव है जहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसने में आसानी होता है और इन गांवों में से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी प्रवेश करते हैं। यह चिंता की बात है। राज्य सरकार को क्या यह बात पता नहीं होगी? जरूर पता होगी, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं जिसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और बताओ कि यह परेशानी वाली बात नहीं। हाई कोर्ट इस पर गहन चिंता जाहिर करता है कि यह तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हर तरफ सुर्खियों में यही है कि बांग्लादेशी किस प्रकार से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले समय में यह सुर्खियां और गर्म होने वाली है वक्त के साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों। जब यह जांच पूरा चल रहा था, एसआईटी टीम अपना जांच कर रही थी, उस समय पाकुड़ जिले का एक स्थानीय व्यक्ति पूरा ये स्ट्रैटेजी बताता है कि किस प्रकार से बांग्लादेशी झारखंड में प्रवेश करते हैं। यह स्ट्रैटेजी को बताते हुए कहते हैं कि झारखंड में बांग्लादेश से प्रवेश करने के 3 तरह के रास्ते हैं। सबसे पहला तो रास्ता है आपका पैदल भ्रमण करके, कि लोग कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं कि खेतों के सहारे
जंगलों के रास्ते पैदल भ्रमण करके जो है यहाँ पे लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया कि नाव के सहारे लोग आते हैं और उसके बाद फिर झारखंड की तरफ प्रवेश करते हैं। तीसरा है कि कुछ लोगों का कहना यही है, ये भी है, स्थानीय लोगों का कहना यही है कि कुछ तरीके से बॉर्डर के आसपास के इलाकों में, है ना, बॉर्डर के आसपास के इलाकों में कुछ ब्रोकर्स है जो उन लोगों को पार करते हैं, जो आपने फिल्मों में रखा होगा कि गड्ढे वगैरह लेकर के अंदर सुरंग के रास्ते बनाए गए हैं। इस तरह की बातें भी जो है स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन उसकी सत्यता अभी साबित होने में समय लगेगा। अब उसके बाद वो प्रोसेस समझाते हैं कि यहाँ पर साइबर क्राइम अपराधी बैठे हुए होते हैं। वो साइबर क्राइम अपराधी जो है उन लोगों को जाली दस्तावेज बनवा देते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जितने भी दस्तावेज होते हैं ये सारे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसके बाद इंटरफेयर करके बोलती है, इन वेबसाइट का बारे में जब स्पष्टीकरण कर देती है कि 120 से ज्यादा वेबसाइट मैंने पहले ही अभी आपको बताया, तो झारखंड सरकार एसआईटी टीम को फिर और मजबूत करती है। एसआईटी टीम में बढ़िया सीनियर अफसरों को बुलाया जाता है और एसआईटी टीम अपनी जांच को और तेज करती है। ये हाल ही के दिनों की घटनाएं मैं बता रहा हूं। और एसआईटी टीम अपने जांच में पाती है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो पहले से आकर के बांग्लादेशी यहाँ पर आकर के बस गए, पाकुड़ जिले में, संथाल परगना के अलग अलग जिलों में बस गए हैं, वो वहां की मदरसों में, जहां पे मुसलमान बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां की मदरसों में उन्हें पनाह देते हैं। शुरू में वहां के मस्जिदों में उन्हें पनाह देते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है वो पहले से आकर के यहाँ बसा हुआ है, तो अपना भाई, चचेरा, ममेरा, मुसेरा गांव का लड़का इस लोग को बुलाता ही होगा। तो वहां के मस्जिदों में उन्हें पनाह देता है और पनाह देने के बाद उनका पूरा दस्तावेज वो बनवाता है अलग अलग साइबर अपराधियों से। नकली दस्तावेज उनका बनाता है और नकली दस्तावेज के जरिए वो भारत की नागरिकता ले लेता है। और इस प्रकार से, इस तरीके से, ये पूरे गेम प्लान से झारखंड में बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बताओ ये चिंता की बात है कि नहीं? आपके देश में कोई और देश का व्यक्ति आ रहा है और आपके देश की नागरिकता ले रहा है, और इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में इसी संथाल परगना में अगर बात करें तो राजमहल लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी खड़ा होते हैं बीजेपी की तरफ से, अनंत ओझा। अनंत ओझा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखते हैं कि हमारा जो बूथ है, हमारा जो राजमहल का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे 10,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स बढ़ गए हैं पिछले एक साल में। तो पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों में 10,000 मुस्लिम वोटर्स का बढ़ना, यह भी बहुत अचंभित करने वाला मामला है। तो ये राजमहल का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं कि इधर का क्षेत्र है। तो 10,000 वोटर जब सामने आते हैं तो चुनाव आयोग को कंप्लेन करते हैं ये कि ये तो बहुत चिंताजनक बात है, इनको ये वोट देने का अधिकार है, इनके पास वोटर लिस्ट है, जबकि ये जो है इतनी तेजी से अगर बढ़ा है, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी तेजी से एक क्षेत्र का एक 10,000 पॉपुलेशन जो है मात्र 5 सालों में बढ़ जाए मुसलमानों का। ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वो आरोप लगाते हैं कि वोटर बढ़ाने के लिए अपोजिशन ने ऐसा किया है, वोटर बढ़ाने के लिए अपोजिशन जो इस पर एक्शन नहीं ले रही है। इस तरह के मामले भी उनके तरफ से आते हैं। लेकिन खैर, हाल ही के दिनों में आपने पिछले 2 सालों पहले एक खबर देखी हो कि दुमका का एक फैक्ट्री पकड़ाता है जहां पे इलीगल हथियार बनाए जाते हैं। दुमका में ये फैक्ट्री आपका दिखता है, ये जो आपका फैक्ट्री मिलता है, इसमें से नकली गन बनाए जाते हैं, बंदूक बनाए जाते हैं। और ये फैक्ट्री का मालिक पता है कौन था? एक बांग्लादेशी था, जो संथाल परगना में फैक्ट्री ओपन किया था। ये भी चिंता की बात है। तो ये संथाल परगना में ये जो फैक्ट्री बनाया था, पता है किसका था? एक आदिवासी का था। उससे विवाह करके डिमांड के ड्राफ्ट के जरिए, ठीक है, ईद के जरिए उसने जमीन वसूली थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले आया था भारत आकर के यहाँ की नागरिकता लेता है, आदिवासी महिला से विवाह करता है, उसकी जमीन को डीड के जरिए जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करता है और उसी में एक इलीगल फैक्ट्री बनाता है। और ऐसा कोई एक मामला नहीं है, ऐसे अगर ढूंढना जाए तो सैकड़ों मामले ऐसे देखने को मिलेंगे। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि संथाल परगना के क्षेत्र में जो पंचायत है उसमें सरपंच और मुखिया का जो पद है वो आदिवासी समुदाय की महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व रहता है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है जो आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, ये अपने पास जो अपना वर्चस्व को बढ़ाते हैं, जिनके पास धन दौलत रहता है, वो क्या करता है, अपनी बीवी को मुखिया के लिए चुनाव लड़वा देता है। अब मुखिया के लिए जब चुनाव लड़ा दिया, अब गांव देहात में समझो मुखिया का पद बहुत बड़ा होता है। अब मुखिया अगर उसकी बीवी बन गई जो जिसका पति बांग्लादेशी है, तो समझो कि उस गांव में पूरा दबदबा रहेगा और उस गांव में लगातार वो बांग्लादेशी की जनसंख्या वो बढ़ा सकता है और उसको गांव में कोई भी सवाल उठाने वाला व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मुखिया सरपंच से आज के डेट में भी गांव देहात में बहुत व्यक्ति डरता है, गांव देहात का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति डरता है। और इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि एक एक करके गांव की महिलाओं को भी वो मुखिया बनाता है। और खुद बताओ कि एक बांग्लादेशी होकर के हमारे ही देश में आकर के वो गांव का मुखिया भी बन जाता है। बताओ, अब अगर उसकी वाइफ मुखिया है तो हमारे गांव में ये कल्चर है, आपने पंचायत वेब सीरीज में देखा भी होगा कि उसकी पत्नी मुखिया रहती है, लेकिन वो खुद अपने आप को मुखिया कह के जो है
प्रधान कह के जो है संबोधित करता है। तो ये कहानी हमारे भी गांव की है, आप लोगों को भी पता होगा। जब एक महिला, एक काल्पनिक तस्वीर है, ठीक है, तो प्रेस्ला हासदा एक इसी तरह की महिला रहती है जो संथाल परगना के एक गांव की मुखिया रहती है। वो कहती है कि मेरे भी जो पति है, मेरे भी जो हस्बैंड है, इनका भी हस्बैंड जो है बांग्लादेशी रहती है। वो कहते हैं कि हाँ मैं मुखिया हूं, मेरे पति बांग्लादेशी है, मुझे इससे वो अपने पद का लाभ उठाते हैं और बांग्लादेशियों की आबादी इस वजह से बढ़ रही है, वो इसमें सहायता प्रदान करते हैं। ये सारा इंटरव्यू इनका जो है इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। तो प्रेस्ला हासदा पूरा ये बात को कहती है और वो ये भी कहती है कि इस चीज से, जैसे जब से मैंने इनसे शादी किया है तब से हमारी संस्कृति का जो है विनाश हुआ है, ठीक है, हमारी संस्कृति को कमजोर होने का काम हुआ है। ये महिला थोड़ी सी एक्टिव थी, थोड़ी सक्रिय थी, थोड़ी समझदार थी। ये कहती है कि किस प्रकार से जब हम एक अन्य जाति के व्यक्ति से शादी करते हैं तो जिससे हमारा संस्कृति प्रभावित होता है, हमारा आदिवासी संस्कृति जो इतना महान है, उस आदिवासी संस्कृति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम मैंने इस व्यक्ति से शादी करके की है। ये बतौर एक मुखिया रहते हुए वो पूरा अपना इंटरव्यू जो है इस पर साझा करती है। ठीक है, आपको हाल ही में याद होगा कि हमारे विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष है, ये नेता प्रतिपक्ष है बीजेपी की तरफ से, अमर बावरी, ये लगातार विधानसभा में सवाल खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेशी पाकुड़ जिले में और संथाल परगना में अलग अलग जिलों में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल की घटना ये है, 2 दिनों की पहले की घटना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड आते हैं और इन पाकुड़ जिले में जाने का प्रयास करते हैं। पाकुड़ जिले को एक गांव था, वो गांव मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां जाने में राज्य सरकार उन्हें रोक देती है, राज्य का पुलिस उन्हें मना कर देती है कि आप वहां पे नहीं जा सकते। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देश के किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने का अधिकार है। वो कहते हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है इस इलाके से, वो वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए जाते हैं, लेकिन राज्य की पुलिस उन्हें रोक देती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है राज्य की प्रेजेंट गवर्नमेंट को। देखिए, आप अगर ये वीडियो को जब हम बना रहे थे, आपको लगेगा कि कुछ वीडियो में आप हमें कहते हैं कि आप जेएमएम के समर्थन में बोलते हैं, कुछ वीडियो में आप बोलते हैं बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं। देखो, मैं कांस्टेंट व्यक्ति हूं, मैं हमेशा बोलता हूं गलत को गलत, सही को सही बोलता हूं। इस वीडियो में ये ज्यादा साबित हो गया क्योंकि मैंने बीजेपी के ज्यादा बुराई की है एक हिसाब से आप बोलेंगे तो। लेकिन इस वीडियो में जो गलत है उसको बोलना पड़ेगा, उस चीज को आप लोगों को जाहिर करना पड़ेगा कि ये जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इसको जाहिर सा बात है कि बहुत सीरियसली नहीं ले रही है, तभी ये आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे आलमगीर आलम साहब को देख पा रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में भी अलग अलग न्यूज चैनलों में खबरें आती है कि इनके जो रिश्तेदार है या बांग्लादेशी है ना, और ये सच भी है कि इनके रिश्तेदार क्या है, बांग्लादेशी है। आलमगीर आलम वर्तमान समय में ईडी के गिरफ्त में है, इन्हें पकड़ लिया गया है इनके नौकर के यहाँ से जो करोड़ों रुपए बरामद हुए थे उस वजह से। तो यही आप आलमगीर आलम को देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन साहब के, ये वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक समय ये राइट हैंड हुआ करते थे। उनके जाने के बाद ये गवर्नमेंट को बहुत मजबूती से ये लीड कर रहे थे। हालांकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लीड करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार से जब मैंने आप लोगों को अभी तक कहानी बताई, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों के अंदर एक गहन चिंता जाहिर कर देगा कि किस प्रकार से हमारे राज्य झारखंड को खोखला करने का काम चल रहा है। लेकिन सवाल यहां पे बनता है कि अब आगे क्या होगा, इस चीज को कैसे रोका जा सकता है, इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एक बच्चा भी बता सकता है इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, बस गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए इसे रोकने की। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली इस चीज को प्लान करे, गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली इस चीज पर फोकस करे कि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं प्रवेश कर सकते। तो गवर्नमेंट की इसमें एक बहुत लापरवाही है, ना सिर्फ राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की भी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए केंद्र सरकार भी इसको खुला छोड़ दी है और अपनी राजनीति को प्रभावित करने के लिए हो सकता है कि राज्य सरकार इसमें कर रही होगी। जो भी मामला हो, रीजन हमें दिख रहा है कि गलती तो दोनों की है, दोनों को हम लोगों को ब्लेम करना चाहिए, गलती दोनों की है। सबसे पहले राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, हालांकि समय कम है कि कैसे हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं। एक एनआरसी एक्ट हमारे देश में लागू होने वाला है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अगर एनआरसी अगर लागू हो जाता है तो यह समस्या एक बहुत हद तक कम होने की संभावना है। पहली चीज, जो बांग्लादेशी लोग जो ऑलरेडी झारखंड में प्रवेश कर लिए, उनको निकालने के लिए यह एक प्रयास होगा, उनको निकाला जा सकता है। मैं तो एनआरसी का समर्थन करता हूं, एक हिसाब से एनआरसी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, भारत के मुसलमान हैं, वो भारत में रहे, कोई आपत्ति नहीं, आप समय से है आप यहाँ पे रहिए। लेकिन कोई और देश से कोई अगर हमारे ही जाति का क्यों ना हो, अगर बंगाली जाति है, बंगाल से बंगाली जाति का आएगा, मैं खुद बंगाली हूं, लेकिन उनका मैं अवहेलना करूंगा। जाहिर सी बात है कि आप अपने देश में रहिए, हमारे देश में आने का आपका अधिकार नहीं है। आप किसी और देश में जाएंगे, आपको रहने के लिए देगा क्या, वहां के अधिकारी देगा क्या? बेवकूफ है हम लोग बेवकूफ है।
कोई भी दूसरा देश परमिशन नहीं देता है। दूसरे देशों में कितने स्ट्रिक्ट कानून है, लेकिन हमारा भारत देश महान, और इस महान की उपलब्धियों की वजह से ही आज के डेट पे हम लोग जो है हर एक क्षेत्र में अन्य देश से पीछे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी महानता साबित करने में, अपने आप को महान बताने में हम लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं। तो महान वैसे नहीं बनते कि आप अपना नुकसान सहते रहो, उससे महान नहीं बनते। महान इससे बनते हैं कि ईमानदारी से अपना काम करिए, अपने अन्य फील्डों में काम कीजिए, और कोई घुसपैठिया अगर आपके घर में घुसने की कोशिश करे तो उससे बाहर निकालिए। राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए कि जो हमारा बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जांच में पुलिसों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जब बॉर्डर में पुलिसों की संख्या बढ़ेगी, बॉर्डर पुलिस की संख्या अगर बढ़ेगी, तो बॉर्डर पुलिस की संख्या बढ़ने की वजह से भी प्रोटेक्शन को तेज किया जाएगा। आपने अभी वीडियो में पूरा सुना होगा कि कुछ बांग्लादेशी ऐसे भी है जो पैदल यात्रा करके खेतों के सहारे, जंगलों के सहारे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब झारखंड स्टेट गवर्नमेंट पुलिस बल की संख्या को इस इलाके में, बॉर्डर पुलिस की संख्या को इन इलाकों में अगर बढ़ाएगी, तो क्योंकि जाहिर सा बात है, सबको पता है, अगर स्थानीय लोगों से पूछेंगे, स्थानीय लोगों को थोड़ा सा धमकाएंगे, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक बता देंगे कि किस इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठी प्रवेश करते हैं। वहां पे सिक्योरिटी अगर बढ़ा दिया जाए तो उस इलाके से पैदल तो कम से कम प्रवेश वो नहीं कर पाएंगे। और आगे अगर नाव के रास्ते, वो पानी के रास्ते प्रवेश करते हैं, तो पानी के रास्ते आप इस तरीके से देखते हैं कि नाव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपका नाव में भी जांच पड़ताल करती है बॉर्डर का, है ना, वो जल जो आपका वाटर बॉर्डर है, ठीक है, उस इलाके में भी वो निगरानी रखने का काम करती है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर नाव के रास्ते आते हैं, नदी के सहारे वे लोग आते हैं, तो नदी पे हमारी जो है बीएसएफ की टीम हो सकती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम हो सकती है, और इन नदी के रास्तों में रह करके भी हम लोग अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सा बात है कि एक संवेदनशील इलाका है, अब कोई एक संवेदनशील इलाका है तो वहां पे बॉर्डर फोर्स तो बढ़ना ही चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान के बगल में सीना लगाने से नहीं होगा साहब, इधर भी कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। हाँ, बांग्लादेशियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दोस्ती है उनसे, हम लोग प्यार करते हैं उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप हमारे राज्य में ना प्रवेश करो, आप अपने देश में रहो। अपना देश सबको प्यारा होता है, आप अपने देश को उन्नति के लिए काम करो, मेहनत करो, आपका देश को उन्नत बनाओ। लेकिन हमारा देश को आप कमजोर करने के लिए आ रहे, छिन्न करने के लिए आ रहे, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो इस प्रकार का जब हम लोग टर्न करेंगे, तभी हमारा झारखंड राज्य सेफ हो पाएगा और इन बांग्लादेशी घुसपैठ को रोक पाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो आज इतने लोगों तक शेयर कीजिए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक ट्विटर में, हर एक झारखंड के केंद्र सरकार के हर एक मिनिस्टर को टैग करके इस वीडियो को आप लोगों को पोस्ट करना है कि किस प्रकार से झारखंड में झारखंडियों के साथ सौतेला सा बर्ताव किया जा रहा है, गलत बर्ताव किया जा रहा है। झारखंड की आज जो इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या को ठीक करने के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में सवाल उठाइए, लगातार सवाल उठाइए। यह चुनाव का माहौल है, अगर चुनाव के माहौल में सवाल उठाएंगे तब किसी भी चीज को ठोस एक्शन लिया जाएगा और इस चीज को रोकने का प्रयास होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन जब राज्य के बारे में, अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में और अपने राज्य के संरक्षण के बारे में बात हो, तब मैं जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए। हर एक व्यक्ति 100 लोगों तक तो जरूर शेयर कीजिए। आशा करेंगे यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और जोहार।